नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। अब लोकसभा चुनाव की जल्द ही यानी कि ईवीएम को खिलने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, पर उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने वाले पत्रकार और कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता कपिल सिब्बल ने जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर अब उठाए हैं सवाल। जी हां, जहां एक तरफ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के नियम जो बदले गए हैं उस पर अब कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हमेशा कांग्रेस के फेवर में बात करने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े ने दे दी है धमकी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है 4 जून को सरकार तो हो जाएंगे महाराष्ट्र में दंगे, लोग शांत नहीं बैठेंगे। जी हां, और वहीं आपके लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी विपक्षियों को दिया है करारा जवाब। पहले बात करते हैं कांग्रेस के नेता यानी कि वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जिन्होंने अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर जो नियम बदले गए हैं उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अभी तक यही विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठाती थी, कभी वीवीपैट को लेकर सवाल उठाती थी, और आज अगर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर कुछ नियम में हेरफेर किए गए हैं तो उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। दरअसल कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बदलाव की वजह से वोटों की गिनती में जो है वो काफी ज्यादा गड़बड़ी की जा सकती है। वो एक ऐसा हक है जो मैं समझता हूं सेक्रेड है। लोकतंत्र में एक ही हक सेक्रेड होता है अकॉर्डिंग टू मी, मत देना। उस मत के आधार पे सरकारें चुनी जाती हैं, प्रत्याशी चुने जाते हैं। अगर उसमें कोई धांधलेबाजी हो, उसका कोई उल्लंघन हो, किसी की वोट डिलीट कर दो आप, और ऐसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक महिला की वोट डिलीट हो गई और वो बेचारी पता करती रही कि क्यों डिलीट हुई, तो पता चला कि भाई किसी ने बताया कि उसकी तो देहांत बरसों पहले हो गया था, तो इसीलिए डिलीट हो गई, नाम डिलीट हो गया। फिर पता चला कि किसने किया ये, तो एक किसी ने याचिका डाली कि वो तो उसका तो देहांत हो गया है, विदाउट अ डेथ सर्टिफिकेट, विदाउट एनीथिंग। तो इसका मतलब कहीं धांधलेबाजी है। और वो हक छीनना किसी का, मिनिमम सजा 3 साल होनी चाहिए। और हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जो पुलिस फोर्स है किसी प्रदेश की, वो लोगों को घरों से नहीं निकलने देती। हाँ, या लोग डराते हैं, कुछ ऐसे दल के लोग हैं दूसरे लोगों को डराते हैं कि अब मत देने जाओगे तो आपका ये कॉन्सिक्वेंस ये होगा, आपका नतीजा ये होगा। फिर तो ये बहुत ही एक गंभीर सवाल है, और इसको हमें नहीं, नागरिक को नहीं, इलेक्शन कमीशन को इसका ध्यान देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को खुद कहना चाहिए कि सरकार एक ऐसा कानून लाए कि जो भी पद, चाहे वो सबसे उच्च पद पे क्यों ना बैठा हो, अगर किसी के हक का उल्लंघन होता है और किसी की जिम्मेदारी ठहराई जाती है तो उसकी मिनिमम सजा 3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और ये कानून पारित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मत का महत्व इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए। अब इलेक्शन ये सब जो हो रहा है, जो मैंने जिसके उदाहरण दिए हैं, ये तो रोज होता है, तो इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्यों नहीं सोचती, कड़े कदम क्यों नहीं उठाती? ये तो उनके सामने होता है। होता क्या है, वो कहते हैं साहब आप करप्ट प्रैक्टिस में चले जाओ, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस भी मानी जाएगी, किसी को फोर्स करके वोट नहीं देने देना या देने देना, वट एवर इट इज, वो करप्ट प्रैक्टिस भी मानी जाती है। पैसा देके वोट खरीद लो, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस करो, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। हाँ, धर्म के आधार पे कहो कि आप हमारे पक्ष में वोट दो, नहीं तो भगवान आपको दंडित करेगा, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। बट करप्ट प्रैक्टिस में होता क्या है कि पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, कई लोगों के पास इतने साधन नहीं है, फिर उसकी ट्रायल होता है, वो कई साल बीत जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इलेक्शन निकल जाती है तो फिर भी फैसला नहीं होता। तो ये बातें तो इलेक्शन कमीशन को समझनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए। तो एक परमानेंट एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए मतदान के समय, कि जो तुरंत इस पे फैसला ले, ठीक है ना। और अगर कोई किसी को रोकता है मत देने के लिए, तो वो भी मैं समझता हूं कि उसका भी सजा होनी चाहिए, जो भी ऐसा करता है। तो ये चीजें तो इलेक्शन कमीशन को समझनी चाहिए ना। मैं तो एक नागरिक के आधार पे ये एक आपको मतलब के सुझाव दे रहा हूं
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तभी जो मतदान होगा वो पोल्यूटेड होगा। मतगणना के लिए भी आपने सुझाव दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को, वो क्या वो सुझाव ये है कि देखिए जो पोस्टल बैलेट है हमारा, पोस्टल बैलेट जो हमारा, वो धारा 54 कैपिटल ए कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो जानी चाहिए पहले, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। और पहले होती थी, पहले मशीन की गणना से गिनती से पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत हो जाती थी। और 2019 के गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसमें यह लिखित है कि पेनल्टीमेट राउंड से पहले पूरी गिनती हो जानी चाहिए पोस्टल बैलेट की। हाँ, ये 2019 का प्रावधान है। मैं उसको दिखा भी सकता हूं, आपको पढ़ भी सकता हूं। ये कहता ये है कि द पेनल्टीमेट one before the last round of counting of votes recorded in EVM shall not commence till the counting of postal ballot is completed in all respects. अब इन्हें प्रावधान चेंज कर दिया। अब इन्होंने 2023 में इंस्ट्रक्शन दे दी, और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि ईवीएम काउंटिंग कैन गो ऑन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम काउंटिंग खत्म हो गई और पोस्टल बैलेट की गिनती है वो बाद में बताएंगे। उसमें धांधलेबाजी अक्सर होती है, हम भी जानते हैं। बिहार में तो आरोप लगता था कि भाई आखिर में आपने चुनाव का रिजल्ट ही बदल दिया। तो ये पहले तो इन्होंने बदलाव क्यों किया, इसी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये बताएं, जनता को आकर बताएं ये बदलाव क्यों किया इन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो पोस्टल बैलेट की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए बढ़े हैं कि पहले हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1000 पोस्टल बैलेट वोट होते थे। उसके बाद क्या हुआ है कि क्योंकि 85 साल के वृद्ध लोग, 85 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनको भी हक दे दिया गया पोस्टल बैलेट का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी हक दे दिया गया है। तो जो 1000 की गिनती है पोस्टल बैलेट की हर असेंबली की, वो 4 से 5000 है, विच इज 4 to 5% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। आई एम गिविंग यू जस्ट अ रैंडम परसेंटेज, इट कुड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर प्रदेश में अलग भी हो सकता है। तो 4-5% अगर पोस्टल बैलेट के मत हैं तो चुनाव के रिजल्ट ही बदल सकते हो आप। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है, हमें नहीं ये बात करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को इस संगीन मामले को देखते हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन विड्रॉ करनी। और ये गड़बड़ी जो की जाएगी वो काफी ज्यादा सरल तरीके से की जाएगी। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा कि सभी सियासती दल यानी कि मतगणना केंद्र पर जाकर फॉर्म 17C को चेक करना चाहिए कि कितने वोट पड़े हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग से जुड़े फॉर्म की हर बात पर गौर जो है वो लोगों को करना चाहिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से जुड़े नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की थी। नए नियम के अनुसार आखिरी राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइन में बड़ा बदलाव किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक आदेश के अनुसार कहा कि अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कभी भी हो सकती है। और इसी को लेकर आज कपिल सिब्बल एक तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने, वो हमेशा कहता है ना विपक्ष के ईवीएम तो मोदी सरकार के कब्जे में है, तो अब उन्हें पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर भी इसी तरीके का डर सताने लगा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले की तुलना में डाक मतपत्रों की जो है वो संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए कम और ज्यादा हार के अंतर वाली लोकसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है। और इसी के साथ कपिल सिब्बल ने कहा है कि नियमों में बदलाव के बाद वोटों की गिनती में ज्यादा गड़बड़ी होगी। देखिए, आज अगर हम बात करें विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष जो है वो इसी तरीके से सवाल उठा रहा है। आज जो है वो कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो देखिए अब लोकसभा चुनाव की वोटिंग जो है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आज 7वें चरण का जो मतदान होना था वो समाप्त हो चुका है, और इससे पहले इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो भी होने वाली है। जहां तक आपके लिए बता दें कि ना ही तो इस इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी आ रही है,
ना ही तो कांग्रेस के नेता और इसी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी नहीं आ रहे हैं इस पूरी बैठक में, जिसको लेकर आज जनता ये भी सवाल उठा रही है क्या 4 तारीख से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है कि जो गठबंधन अभी तक देश को बचा रहा था और कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की बात की जा रही थी, आज वही पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठक नहीं कर रही हैं एग्जिट पोल पर। खैर पर यह बता दें कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं, यानी कि अखिलेश यादव भी होंगे, केजरीवाल भी होंगे और यही केजरीवाल कल कोर्ट के सामने सरेंडर भी करना चाहते हैं। पर आज विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और भाजपा नेता रमन सिंह ने भी ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं आखिरकार रमन सिंह। ये ममता बनर्जी जी हो या राहुल गांधी हो, अभी से भूमिका बनाना शुरू कर दिए। हार दिख रहा है और हार को दिखने के लिए अब उनके पास कोई कारण नहीं बचा है और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में साफ कह दिया है कि इस प्रकार के कोई तकनीकी दृष्टि से कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता और वो 100% प्रमाणित है। इसके बाद भी अब 4 तारीख को रिजल्ट आना है तो उसके लिए क्या भूमिका बनाएं, तो यही एक बहाना ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास में रखा गया है, जहां केजरीवाल जी भी आज उसमें रहेंगे और उनका एक बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। इनके कैसे लेंगे आप इसको? सूत न कपास जुलाहे की लठी, कहीं दूर दूर तक कोई संभावना गठबंधन में है ही नहीं उनके, और खड़गे जी दीवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको इस कल्पना ही नहीं करना चाहिए, जिस पार्टी के 30-40 सांसद ही जीत के मुश्किल से आते हैं लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा जीत के आए हैं, उनकी क्या स्थिति है आज देश के अंदर सब जानते हैं। आज लास्ट चरण का चुनाव है लोकसभा का, क्या मैसेज देना? 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव जारी है, मतदान हो रहा है और ये 7 चरण के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है 4 तारीख के जो मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है, मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बन। देखिए सीधे सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा है कि चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, इन्होंने अपनी हार के लिए जो है वो जमीन पहले ही तैयार कर ली है। ये विपक्ष अपनी हार देखकर जो है वो डर गया है और परिणाम 4 जून को आएंगे और ये सभी लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हार का बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 चरणों के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बात जो है वो कुछ कांग्रेस समर्थक लोगों को रास नहीं आ रही है। जी हां, अशोक वानखेड़े जो समय समय पर देश की मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं, जो पेशे से एक पत्रकार भी है, पर कभी यूपीए की गवर्नमेंट को लेकर नहीं बताते हैं कि किस तरीके से कितने बड़े घोटाले पिछले साल यानी कि पिछले ही सालों में एमवीए सरकार के द्वारा कैसे हुए। पर आज वही अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीतती है तो फिर अशांति हो जाएगी और जनता जो है वो इस बात को चुप होकर नहीं देखेगी, बल्कि 4 जून के बाद जो है वो अराजकता हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। इस तरीके की बात जो है वो अशोक वानखेड़े ने एक टीवी डिबेट के दौरान कही है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ये मांग कर रही है कि अगर महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में कहीं पर भी दंगे फसाद या कुछ भी होता है तो इसके लिए जो है वो अशोक वानखेड़े जैसे लोगों के ऊपर एकनाथ शिंदे की सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो हैं जो अभी से लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आने से पहले ही
लोगों को बरगलाया जा रहा है। खैर, अब तो देखना अहम रहेगा, क्योंकि अब 4 तारीख को ज्यादा समय नहीं रह गया है। शेष 2 दिन जो है वो रह गए हैं और और अब एग्जिट पोल का समय हो गया है, जिसको लेकर एक तरफ गठबंधन करेगा चर्चा, यानी कि बचे कुचे कुछ नेता, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि एग्जिट पोल हो या फिर ईवीएम का 4 तारीख को खुलना, जीत तो स्पष्ट बीजेपी की है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।